हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, बाल विकास का आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। 30 क्वेश्चंस को यहाँ पर लेकर आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। एक शिक्षक, सॉरी इसमें हाँ सही है। एक शिक्षक किसके द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है? तो अभिप्रेरणा का अगर सिद्धांत देखें तो विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। देखिए, अगर एक शिक्षक को छात्रों से वास्तविक अपेक्षाएं रखनी चाहिए और प्राप्त परिणामों के आधार पर उनमें सुधार करके उनके अधिगम के संवर्धित, संपोषित व संशोधित करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ही करेक्ट होगा। विकास कब से शुरू होता है? शैशवावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से या पूर्व बाल्यावस्था से? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, प्रसव पूर्व अवस्था से। देखिए, विकास जो है वो जैसे गर्भ में बच्चा आता है तभी से वो शुरू हो जाता है और जीवन पर्यंत चलता है। अगला है बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों, पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब होगा, ये कहलाती है प्राकृतिक बुद्धि। जी हाँ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंदबुद्धि के होते हैं। यह कथन किसके प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका सही जवाब होगा, बुद्धि के वितरण के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे क्या होता है? तो इससे देखा जाए दोस्तों तो उच्च उपलब्धि और आत्म सम्मान विकसित होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब होगा, अधिगम का शून्य स्थानांतरण। देखिए, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को प्रभावित नहीं करेगा तो इसका मतलब है अधिगम का शून्य स्थानांतरण हुआ है। अगला है, चिंतन अनिवार्य रूप से एक क्या है? तो देखा जाए तो चिंतन अनिवार्य रूप से एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। ठीक है। चिंतन चूंकि मानसिक स्तर पर होता है और इसमें अनुभवों, कल्पनाओं, सूचनाओं का सम्मिश्रण होता है और एक नया रूप ग्रहण होता है, इसीलिए यह एक संज्ञानात्मक गतिविधि मानी जाती है। अगला है, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः कैसे सीखते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा वैयक्तिक रूप से। कैसे सीखेंगे? बाल केंद्रित अगर कक्षा है तो बच्चे सामान्यतः वैयक्तिक रूप से सीखते हैं। अगला है, पियाजे के अधिगम के सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब होगा स्कीमा। जी हाँ दोस्तों, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाए स्कीमा कहलाती है। अगला है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वह एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सकें। इससे किसको बढ़ावा मिलता है? तो इससे देखा जाए दोस्तों तो ज्ञान के सहसंबंध और अंतरण को बढ़ावा मिलता है। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ये अपसारी या बहुविध चिंतन पर आधारित है। अगला है, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है
ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी किस रूप से अभिप्रेरित है? तो यह विद्यार्थी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। अगला है, व्यवहार का करना पक्ष में क्या आता है? तो इसमें आता है सीखने के कॉग्निटिव क्षेत्र, गतिक क्षेत्र। अगला है, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत और नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना किसके लिए है? तो ये दोस्तों हैं शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए। अगला है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? तो यह सीखने के सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम को उजागर करता है। अगला है, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह क्या कहलाता है? समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, ऐसा समझ में आ रहा है। अगला है, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य शब्द सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है, क्योंकि इसका कारण यह है कि इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। अगला है, कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है नैतिक यथार्थवाद। कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया नैतिक यथार्थवाद कहलाती है। दोस्तों, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता, तो इस विद्यार्थियों को किसमें सहायता की आवश्यकता है? तो इस विद्यार्थी को अगर देखा जाए दोस्तों, तो भावनात्मक क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता है। ठीक है, देखिए, जब विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के साथ उद्दंडता करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता, तो इस विद्यार्थी को भावनात्मक क्षेत्र में सहयोग की आवश्यकता है। अगला है, शिक्षक को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, ग्रुप एक्टिविटीज़ में, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये किसमें सहायता करते हैं? ये दोस्तों सामाजिकरण में भी सहायता करते हैं। अगला है, समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो उनकी क्या करे? सामाजिक, शारीरिक, बौद्धिक, भाषिक व अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे और बच्चों को शामिल करे। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है? तो इसमें देखा जाए आँखों का रंग, ये आनुवांशिकता संबंधी कारक है। अगला है, शिक्षार्थियों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए। समझिए बात को, शिक्षार्थियों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वे प्रायः किसकी ओर संकेत करती हैं? किसकी ओर? आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों की ओर। देखा जाए तो शिक्षार्थियों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वे प्रायः आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों की ओर संकेत करती हैं, रेमेडियल टीचिंग की तरफ। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है?
तो दोस्तों ये विकास के वैयक्तिक विभिन्नता सिद्धांत को दर्शाता है कि कोई बच्चा किसी पाठ को, किसी टॉपिक को जल्दी सीखेगा तो कोई देर से सीखेगा। ये हर एक व्यक्ति की अपनी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, क्योंकि हर एक बच्चे की बुद्धि लब्धि, उसकी चीज़ों को ग्रहण करने की क्षमता, एनालाइज करने की क्षमताएं अलग अलग होती हैं। निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? तो अगर देखा जाए तो विकास को शारीरिक गठन को छोड़कर सभी जो है आकार देते हैं। शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। शारीरिक गठन विकास का जैविकीय कारक है। अगला है, श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे कक्षा में सबसे मुख्य कुंठा का सामना करते हैं। कौन सी सबसे मुख्य कुंठा है? तो ये है दोस्तों दूसरे के साथ संप्रेषण करने और सूचनाओं में को बांटने में अक्षमता। जो श्रवण ह्रास से ग्रसित हैं, जिनको सुनाई नहीं पड़ता है, तो ऐसे बच्चे सबसे ज़्यादा कुंठित तब होंगे जब दूसरों के साथ संप्रेषण करना हो, बातचीत करना हो या सूचनाओं को बांटने में जब उनको अक्षमता महसूस होगी। दोस्तों डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किसकी विकार से संबंधित है? तो डिसलेक्सिया ये पठन विकार से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों एक अच्छी पाठ्यपुस्तक किससे बचती है? तो एक अच्छी पाठ्यपुस्तक लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाती है। ठीक है। अगला है, बचाती है या वो बचेगी लैंगिक पूर्वाग्रह, जेंडर डिफरेंसेस से। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो इसमें देखा जाए संवेदी प्रेरक चरण में। पियाजे के अनुसार संवेदी प्रेरक चरण में शिशु असहाय जीवधारी से गतिशील, अर्धभाषी तथा सामाजिक दृष्टि से चतुर व्यक्ति बन जाते हैं। वे आवाज तथा प्रकाश के प्रति जो है प्रतिक्रिया करते हैं, रुचिकर कार्यों को करते रहने की कोशिश करते रहते हैं और वस्तुओं को स्थिर मानते हैं। ये वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करेगा संवेदी प्रेरक चरण। तो दोस्तों 30 क्वेश्चन को हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।